हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की 2023-24 के एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए चैप्टर 6 जिसका नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका पार्ट 6 और लास्ट पार्ट प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, बस यही जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब पहला टॉपिक जो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा हाउ टू गेट एम्प्लॉय वर्क। किस तरह से अपने एम्प्लॉय से आप काम करवाएंगे। आपको एक दुख की बात बताऊं, मैंने ये ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझसे डिलीट हो गया अचानक से और मेरी रिसाइकिल बिन में भी नहीं है। तो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। खैर, लाइक कर दीजिएगा तो सब मोटिवेशन बना रहेगा। तो बात आती है किस तरीके से एम्प्लॉय से काम करवाना है। समझिए, देखिए, एज अ मैनेजर अगर आप सोचो तो ऐसी क्या चीज़ है जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम रात रात में रुक के करोगे, है ना। आप खुद से सवाल करिए, क्या आपका जो टारगेट नंबर्स हैं वो नहीं पूरे हो रहे हैं, या आप लो परफॉर्मर हो और अब आप जो है अपने रिजल्ट्स को और बढ़िया करना चाहते हो। तो क्या चीज़ है कि जिससे जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो किस चीज़ से आखिरकार मोटिवेट रहते हैं। देखिए, ज़्यादातर तो ये माना जाता है कि इस तरीके की दिक्कतों से रिस्पॉन्स करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपने एम्प्लॉयज़ से कह दो कि भैया तुम्हें ये काम करना है। डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज़ को ये बात कह लो और जो टीम हो उसको डायरेक्ट करो कि भैया आपको इस तरीके का ये उद्देश्य अपना पूरा करना है। बट लेकिन चूँकि इस चीज़ को करा जा चुका है तो पुरानी हो गई है। बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि अब अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम कराना है तो ये चीज़ काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि देखिए, विश्वास जो है, ट्रस्ट गैप बढ़ता चला जा रहा है लीडर्स के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में, है ना। मतलब आप देखिए ना कि हम हर बंदे को विश्वास करने से पहले 2 बार सोचते हैं, है ना। तो ये होता है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं जो लेकर आते हैं प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ रुकावट। तो अच्छा, लोग जो हैं, लोग चाहते हैं कि हमें कोई इंस्पायर करे, है ना। इसका मतलब मैनेजर्स को फिर से अब सोचना पड़ेगा कि वो अपनी टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उनको सिर्फ एक बात कहने से कि आप ये कर लीजिए, इससे ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। देखिए, कोई आज के टाइम नहीं चाहता कि उसको काम पे काम देते रहो, है ना, या किसी के द्वारा काम दिया गया हम सिर्फ उसके पिछलग्गू बने रहे। कोई नहीं चाहता। हम चाहते हैं हम लोग सब अपनी पर्सनल आइडेंटिटी हमारी हो, है ना। तो सिर्फ इन्फॉर्म और सिर्फ डायरेक्ट करने से चीज़ें नहीं होंगी, है ना, कि हमने आपसे कह दिया करो तो करो, ऐसे नहीं होगा। हमें कुछ नया लाना पड़ेगा। अब चैलेंज ये आता है हमारे सामने कि किस तरीके से किसी व्यक्ति का रिस्पॉन्स बदला जाए। अभी आई हैव टू से आई वॉन्ट टू में बदला जाए कि एक तो होता है कि मुझे करना है यार, ये काम करना है मुझे, और एक होता है कि मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट। तो आई हैव टू से आई वॉन्ट टू कैसे लाएं, है ना। तो बहुत सारी रिसर्चेस करी गई और इस बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, हज़ारों लीडर्स के साथ रिसर्चेस करी गई टॉप आपकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज से, नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप से, और इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया जिसको नाम दिया कम्युनिकेटर्स रोड मैप। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या रोड मैप है, लेकिन फ़िलहाल समझिए। तो कम्युनिकेटर्स रोड मैप इनको दिया, ठीक। तो जिसमें क्या था, ये देखिए, ये है इसका फोटो, ठीक है, फोटो, हाँ चलो देख लो। अब ये है कम्युनिकेटर्स रोड मैप। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देख सकते हैं आपकी जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, ये मेजर करती है इमोशनल कनेक्शन को। यहाँ देखिए, हाई इमोशनल कनेक्शन है, यहाँ पे लो इमोशनल कनेक्शन है। तो ये आपका बैरोमीटर हो गया ट्रस्ट का, और इट्स कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ द रैपर्ड यू बिल्ड विद द अदर्स। ठीक है ना, विश्वास है। अब जैसे अभी आप रिश्ता बनाओगे उस तरीके का रिश्ता रहेगा। आप किस तरीके का, आपको लोग पसंद करते हैं, आपके रिश्तों में गर्माहट कितनी है,
रिलायबिलिटी कितनी है, आप कितना एम्पैथेटिक व्यक्ति हैं, तो ये सब इसमें दिखेगा। आप इस कनेक्शन को और मजबूत कर सकते हो कैसे? अपनी केयर के माध्यम से, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना के आप अपनी पर्सनल स्टोरीज बता सकते हो। खासकर जैसे आप अगर ये बताओगे ना किसी को कि देखो भैया हम भी ऐसे ही थे, आज हम ऐसे हैं, है ना, तो वो आपसे रिलेट कर पाएगा। तो एज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट एमी गडी का ये एक्सप्लेन करना है, ये कहना है कि जो वार्मथ होती है, रिश्तों की गर्माहट जो है, वो आपके द्वारा किए गए कर्मों से होती है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन बढ़िया होता है और आइडियाज़ एब्जॉर्व होते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल। अब हमारे हॉरिजेंटल में बताएं तो अब ये आता है हमारा कंटेंट। ये देखिए सेल्फ सेंटर्ड कंटेंट और ऑडियंस सेंटर्ड कंटेंट। अब देखिए सेल्फ सेंटर्ड मैसेज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मतलब की बात कर रहे हैं, सेल्फिश बात नहीं करी जा रही है। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, आपका विजडम, आपकी ओपिनियन कैसी है, आपका एजेंडा क्या है, ठीक है। तो खुद से रिलेटेड जो यहाँ पे कंटेंट होता है, सेल्फ सेंटर्ड कंटेंट। और जैसे आप राइट साइड जाओगे तो ये ऑडियंस सेंटर्ड कंटेंट, मतलब कि किस तरीके से जो मैसेज है वो सामने वाले व्यक्ति से रिलेट कर रहा है। ये सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, फिगर्स या फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, ये ह्यूमन स्केल, कॉन्क्रीट और एक्शनेबल चीज़ें की बात कर रहे हैं। अगर आपका दिया मैसेज किसी के लिए ज़रूरी नहीं है तो वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा इतने अच्छे तरीके से। तो अब ये 4 आप ये कॉर्ड्स देख सकते हो। अब इसके अंदर देखें तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो इन्फॉर्म और डायरेक्ट करने में ही चूक जाते हैं, किस तरीके से चीज़ें करनी है। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। कभी कभी तो ये काम करता है बट ये कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं लेकर आ पाता किसी टॉप टैलेंट को रिटेन करने में या अपनी टीम को बढ़ाने में या अपने जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको और ऊपर करने में। एक हाइपोथेटिकल केस के माध्यम से चीज़ें बताना चाहती हूँ। हाइपोथेटिकल मतलब हम इमेजिनरी केस ले रहे हैं, आपको बताते हैं। बात क्या है कि मान लीजिए कि हम एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी में, और वो डायरेक्ट रिपोर्ट करती है किसी व्यक्ति को। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है बिल, ठीक है। अब आप यहाँ पे राजू रवि कुछ भी रख सकते हैं। हु वॉज नॉट वेल लाइक्ड, ये जो बिल व्यक्ति है इसको लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। बिल एक अच्छा परफॉर्मर है, बढ़िया तरीके से अपना काम करता है, बढ़िया सैलरी भी पाता है, बट इसके जो साथ वाले हैं मतलब इसके कलीग्स इसको पसंद नहीं करते। अब नो मैटर कितना ही इसके मैनेजर इसको कोशिश कर लें डायरेक्ट करने के लिए, बढ़िया बिल आप बढ़िया से जॉब करो, दूसरों के साथ अच्छे से कनेक्ट करो, जितना भी कह लें, लेकिन बिल सुनता नहीं है। उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं आती है कि भैया वो कहता है कि चाहे मेरे कलीग मुझे पसंद करे ना करे मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत बारी बात करा गया लेकिन बिल का मैनेजर अब नहीं, जब ये इसके साथ अच्छी पॉजिटिव अप्रोच पा पाया तो इसने अप्रोच को चेंज किया, जो कि बिल बढ़िया व्यक्ति है ना। तो अब क्या करें, इसको रखना भी है। तो इसकी मैनेजर जो थी उसने बिल को कहा कि देखो हमारी कंपनी में तुम्हारा बढ़िया फ्यूचर मुझे दिखता है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए बेस्ट हो, है ना। लेकिन इसके लिए बिल तुमको अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ भी तो जुड़ के चलना पड़ेगा। अगर अपने रिश्ते बढ़िया तुम चलाओगे तो लोग तुम्हारी सुनेंगे और तुम पे ट्रस्ट करेंगे, है ना। अभी क्या होता है कि मतलब अगर ट्रस्ट नहीं है तो तुम बढ़िया तरीके से अपने कलीग्स के साथ कैसे ही जो है वो तालमेल बना पाओगे। तो जब ऐसा कहा मैनेजर ने, मतलब अब ऑडियंस सेंट्रिक कंटेंट बताया, ठीक है ना। तो इनका कि ये दिखाया कि भैया हम किस तरीके से तुम में कॉन्फिडेंस है, बिल तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है हमको। तो इसने इमोशनल कनेक्शन क्रिएट किया ना, तो इससे बिल का सोचने का तरीका चेंज हुआ। अब इसने कहा ठीक है हम अपने कलीग के साथ बढ़िया चीज़ रखेंगे। अभी तो उसको कुछ करना नहीं था, अब इसको समझ में आया, ठीक है। तो अब ये अपने उद्देश्यों में एक और उद्देश्य लेकर आया कि भैया हमको अपने कलीग्स के साथ बढ़िया रिश्ते पूरे करने, अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। तो अब ये पर्सनल लेवल पे इसकी अकाउंटेबिलिटी आ गई ना, तो ये चीज़ समझे। अब एक चीज़ यहाँ समझिए, टॉपिक यहाँ देख लीजिएगा, ये है कहता है कि लर्न टू बिकम लेस ऑटोक्रेटिक मैनेजर। अब ऐसा क्या है कि आप मैनेजर बने हैं,
अब थोड़ा आप कम ऑटोक्रेटिक बनिए, मतलब अपनी आप को नहीं चलानी अपनी मनमर्जी की, है ना। अब इसको भी हम एक हाइपोथेटिकल केस के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही आपको सही लगेगा, मज़ा भी आएगा। एक सिचुएशन समझिए, हुआ क्या कि मार्क है, मार्क एक व्यक्ति है, 10 साल पुराना है, फार्मास्यूटिकल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड में पीएचडी करा हुआ है इसने स्टैटिस्टिक्स में, और SAS सॉफ्टवेयर के लिए ये बढ़िया है, बढ़िया लीड करता है, डेटा मैनेजमेंट ग्रुप बढ़िया है ग्लोबल हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन के साथ। जब करंट डायरेक्टर सडनली निपट गए थे तो ये आए। अब क्या हुआ कि छोटी सी टीम को मैनेज करता था, बायो स्टैटिस्टिशियन की सक्सेसफुली बढ़िया इसने 3 साल तक इसने बढ़िया टीम मैनेज करी और इसको प्रमोट कर दिया गया डायरेक्टर के तौर पे। तो ये चीज़ देखी गई तो ये ऐसे ही देखा गया ना, खैर फिर भी 6 महीने के अंदर इसको हाई पोटेंशियल के तौर पे देखा गया बाय अ सी सूट, एंड इसने मैनेज भी करा कि ये हट जाए, है ना, मैनेज करा कि टू एलिमिनेट जस्ट अबाउट एवरीवन। तो एज अ टीम लीडर इसने बढ़िया, टीम लीडर के तौर पे तो ये बढ़िया था व्यक्ति, इफेक्टिव था, रिजल्ट्स भी दे रहा था, बढ़िया इसका प्रोसेस भी इम्प्रूव हो रहा था, है ना, जूनियर स्टाफ को भी बढ़िया डायरेक्ट कर रहा था ये। तो अब यहाँ पे जब इसको चांस दिया गया बड़े लेवल पे मैनेज करने के लिए, ज़्यादा ग्रुप आ गए, डाइवर्स ग्रुप आ गए, टॉप परफॉर्मर्स जिसके अंदर टॉप परफॉर्मर्स लोग थे, ठीक है। तो अब इसमें क्यों प्रॉब्लम आई? आंसर सिंपल था, मार्क जो ये था ये काफ़ी बॉसी एटीट्यूड का था। मैं जो कहूँगा तुमको वही करना है। अब देखो बात क्या थी, बाय द टाइम कोच को जब इस पिक्चर में लाया गया इसको डील करने के लिए, तो यहाँ पे देखा कि मोरल और प्रोडक्टिविटी में टीम की कमी देखने को मिलने लग गई थी। 360 डिग्री फीडबैक सजेस्ट करा कि हालांकि मार्क जो है वो उसके, मतलब भाई अब देखा कोच आया पिक्चर में, कोच ने कहा देखिए क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो जब आसपास के एक्सपर्टाइज के साथ में उसके मार्क के बारे में पूछा गया तो पता चला कि मार्क को इज्जत सब करते हैं, लेकिन जो इसके मैनेज करने का स्टाइल है वो बढ़िया काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब जो इसके अंदर टीम है उसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं। कुछ इसके जो नए मेंबर्स के साथ जो ये डील कर रहा है उनके अंदर ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जो इससे मैच कर रही हैं। तो कोई अपने आप को छोटा थोड़ी ना समझेगा, सबको अपने आप को बड़ा समझना है, आज़ादी चाहिए। तो जैसे कि मार्क ने पेनफुली ये बात देखी कि भैया अब चलो निकलो, भागो चीज़ों से। हाईली स्किल्ड ग्रुप था विद टाइप ए, कमांड एंड कंट्रोल स्टाइल इज डूम टू हैव फेल। अब यहाँ पे जब स्किल्ड ग्रुप है तो आप कमांड करके कंट्रोल करके नहीं काम करवा सकते हो। आज के जो नॉलेज वर्कर्स हैं वो मांगते हैं कि लीडरशिप एक्सपर्ट्स उनको एक, मतलब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पे समझिएगा, आज के नॉलेज वर्कर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि जो लीडरशिप एक्सपर्ट्स हैं वो कहें पोस्ट हीरोइक लीडर के तौर पे। मतलब एक इंसान ऐसा पोस्ट हीरोइक, मतलब कि एक व्यक्ति ऐसा जो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली एजाइल हो, मतलब अपने स्टाइल में बदलाव ला सके, मतलब कि जब उसकी जैसी सिचुएशन हो उसमें वो उस हिसाब से बदलाव ला सके। अगर वो अथॉरिटेटिव है, आपको उसको लगता है कि सिचुएशन यहाँ पे नहीं, तो कोलैबोरेटिव भी बन जाए, ठीक है। कोलैबोरेटिव है जहाँ सिचुएशन अलग है, अथॉरिटेटिव होने की वो भी हो जाए, ताकि जो टीम की परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो सके। अब जो है पोस्ट हीरोइक, जो मैंने बताया ना, ये पोस्ट हीरोइक लीडर्स पता लगा लेते हैं कि भाई कैसे हमें सक्सेस पानी है, और ये बात जानते हैं कि सक्सेस अगर पानी है तो सिर्फ आप हायरार्की से या पोजीशन पावर से नहीं पा सकते हो, बट आप दिक्कतें जो हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम से, इन सबको सॉल्व करके, आज़ादी देके, डिसीजन मेकिंग में सबको इन्वॉल्व करके ही सक्सेस पा सकते हो। तो अब बात आई कि मार्क की सिचुएशन में बदलाव लाने की ज़रूरत है, उसके माइंडसेट में बदलाव लाने की ज़रूरत है ना, कि एक बढ़िया मैनेजर बनना पड़ेगा हमें, ऐसा मार्क को सोचने की ज़रूरत थी। अब खैर मार्क को दी गई कोचिंग कि भैया तुम कैसे बनो। अब जो कोचिंग थी इसकी अब इतनी आसान तो थी नहीं, है ना, उसको कंट्रोल करना है। ये था कि भैया तुम्हें लोगों को इतना बढ़िया से ड्राइव करना है कि बढ़िया वो रिजल्ट्स पैदा करें। तो मार्क की मदद करने के लिए
कोच ने फिर से रीइंफोर्स करा सेम डीप डिज़ायर को कि अब हमें बढ़ावा देना है और इसे एक बढ़िया सेटिस्फैक्शन या एडजस्ट करना है, इसके स्टाइल को एक फ्रेमवर्क देना है बदलाव के लिए। सजेस्ट करा कि हम किस तरीके से मार्क के अंदर कुछ ऐसे बदलाव लेकर आएँ जिससे कुछ जो है वो चीज़ें बढ़िया आगे बढ़ें। तो अब यहाँ पे अब बात आती है फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस टू फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस टू सोशल अवेयरनेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया ना लर्न टू बिकम अ लेस ऑटोक्रेटिक मैनेजर, यही टॉपिक है। तो फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस टू सोशल अवेयरनेस ये क्या है समझिए। मार्क को बोला कि भैया देखो जब मैनेजर, ये शिफ्ट तब होता है जब मैनेजर को इस बात का एहसास हो कि अच्छी लीडरशिप तभी हो सकती है जब सिर्फ आप खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं जानो, बल्कि आप सोशली अवेयर रहो कि किस तरीके से आपका बिहेवियर, आपके शब्द, आपके कर्म वो दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए मार्क का जो कोच था उसने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि क्या इम्पैक्ट होगा आपके मैनेजमेंट स्टाइल से दूसरों के ऊपर, है ना। आपके मैनेजमेंट स्टाइल से अगर आप इस तरीके से मैनेज करोगे तो दूसरों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा सवाल खुद से करो कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप को लेकर लोग क्या सोचते हैं या क्या फील करते हैं। तो ये 2 सवाल हो गए जो फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस टू सोशल अवेयरनेस को कहते हैं। फिर आता है फ्रॉम डायरेक्टिव टू इंक्विसिटिव। ये क्या है भाई? देखिए, जब आपको प्रोसेस को और मजबूत करना है या क्रिएटिविटी लेकर आनी है, एक्सपर्ट ग्रुप से निकालनी है क्रिएटिविटी, बढ़िया काम करना है, तो मैनेजर को ज़रूरत होती है कि वो शिफ्ट करे फ्रॉम स्टैंस ऑफ डिक्लेरेशन टू वन ऑफ क्यूरियोसिटी। अब इसमें कुछ सवाल बड़ी मदद करेंगे इस शिफ्ट के लिए। पहला सवाल ये करिए कि भैया कितना समय आप खर्च करते हो दूसरों की सुनने में। अपना तो आप बोल ही रहे हो, अपनी स्पीकिंग के कंपैरेटिवली में आप लिसनिंग में, दूसरों को सुनने में कितना समय खर्च करते हो। दूसरा आप सवाल करिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि क्या आप भाई सही में सच में सुन भी रहे हो अपने लोगों की या नहीं सुन रहे हो। तो ये एक बात आती है। अब एक और चीज़ आती है फ्रॉम पार ओवर टू पार विद। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब देखिए मैनेजर अथॉरिटी को बहुत करता है ना, अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर अपना अथॉरिटेटिव रूल चलाता है ना, तो देखा गया कि ए प्लेयर्स जो हैं, मतलब ए और बी में डिवाइड करें तो देखा गया है कि ए प्लेयर जो हैं वो कुछ तो कहेंगे अरे छोड़ो भैया, यहाँ से भाग जाते हैं छोड़ के सब, और बी प्लेयर्स देखा गया है कि छुपे छुपे हैं, ग्रो नहीं कर पाते, चुप रहते हैं। रिजल्ट के तौर पे क्या करते हैं? रिजल्ट के तौर पे जो पूरी ही टीम है वो पूरी टीम का पोटेंशियल एक तरीके से ख़त्म हो गया। तो इस इम्पॉर्टेंट शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए एक कोच ये सवाल कर सकता है कि किस तरीके से आप बेस्ट थिंकिंग अपनी टीम से निकालोगे। दूसरा सवाल ये कर सकता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स का रोल क्या होगा डिसीजंस लेने में। ये हुआ। फिर फ्रॉम टीम वर्क टू टीमिंग। तीसरा क्या है ये? चौथा मतलब फ्रॉम टीम वर्क टू टीमिंग। इसका मतलब देखिए, जो ट्रेडिशनल पुराने मैनेजर्स थे वो स्टैटिक डेफिनेशन पे ही रिलाई करते थे। क्या डेफिनेशन थी? ऑफ हु इज़ इन एंड हु इज़ आउट। ठीक है, कौन रखा जाएगा, कौन निकाला जाएगा। तो कन्फॉर्मिटी वाला कल्चर हो गया ना, इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलती थी ना। लेकिन अब जो अडेप्टिव मैनेजर्स हैं वो अपने कमिटमेंट को और बढ़ावा देते हैं एक कॉमन वैल्यूज़ के माध्यम से, एस्पिरेशनल गोल्स के माध्यम से, सिर्फ स्ट्रक्चर के माध्यम से नहीं। एक अच्छी कोचिंग कुछ क्वेश्चंस जो है लाएगी जिसमें आएगा कि पहला कि किस तरीके से आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करते हो जब आपकी टीम्स की बाउंड्रीज जो हैं वो पोरस हैं, है ना। आपको लगता है ये चला जाएगा, ये आ जाएगा, तो ऐसे टाइम पे आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे लेकर आओगे कि भैया आपके टीम मेंबर्स को ये लगे कि मैं यहीं से हूँ और यहीं काम करूँगा। दूसरी बात कि किस तरीके से आप इम्पोर्टेंस दोगे अलग अलग टैलेंट को, स्किल्स को, पर्सपेक्टिव को, और सब लोगों में से एक बेस्ट टू बेस्ट जो है चीज़ बाहर निकालोगे।
तो ये सब जब समझाया गया तो ये फ्रेमवर्क ने मार्क को बहुत सारी गाइडलाइंस दी किस तरीके से आप काम करोगे, है ना, और डेमोक्रेटिक काम हो पाएगा। कोचिंग जो उसको मिली उससे ये हुआ कि अब इसने अपने डर को बाहर निकाला है ना, जो रिस्पेक्ट इसको मिली है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ हफ्तों में कुछ प्रोग्रेस देखने को मिली। देखिए 2 शिफ्ट्स में दिखी, फ्रॉम पार ओवर टू पार विद वाले में दिखी, और फ्रॉम टीम वर्क से टीमिंग में दिखी। और जो चेंजेस इसने किए उन चेंजेस में आया कि इसने सबसे पहला तो काम ये करा कि इसने बहुत सारी सीरीज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करे। सेशंस के माध्यम से इसने इनोवेशन को प्रॉपर प्रोसेस करा, यूटिलाइज करा कि आउटसाइड फैसिलिटेटर को, ताकि ये पार्टिसिपेट कर सके टीम मेंबर के तौर पे, बॉस ना बन के रहे। दूसरा, इसने एनलिस्ट करा एक्सपर्ट को पार्टनर्स के माध्यम से अपनी टीम के अंदर, जो स्पेसिफिक डिसीजन ले जो वर्क फ्लो या इनिशिएटिव को इम्पैक्ट करता है डिसीजन। तीसरा, मार्क ने क्या करा, सीनियर स्टाफ को जूनियर स्टाफ के साथ पेयर करा ताकि मेंटरिंग और कोचिंग दोनों हो सके। वो भी सीखेंगे और वो भी कुछ जान पाएंगे। चौथी बात, पर्सनल नोट भेजा हर एक टीम मेंबर को, उन सबसे पूछा कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्या स्ट्रक्चर, क्या प्रोसेस है, आप हमें ज़रा शेयर करिए, ठीक है ना। और ये सब सपोर्ट करा उनको कि वो अपना जो बेस्ट वर्क है उसको कर पाएँ। पांचवा, उसने ऑफ साइट वैल्यू सबमिट करवाया ताकि वो एक्सप्लोर कर सके कि कौन उसके लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है। इनमें से इसने खुद का इंटरनल वैल्यूज़ स्टेटमेंट क्रिएट करा और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को लिस्ट करा। आउटकम क्या निकला? शुरुआत में तो मार्क की टीम भैया आ गई सदमे में, उसने कहा है ये अचानक से इनमें बदलाव कहाँ से आ गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लगातार ये सब चल रहा है तो इसको इज्जत मिली, ठीक है, इम्प्रूवमेंट मिला इसका मोरल का, और इसके कोच के द्वारा इनकरेज करा गया ये सब चीज़ें, और ये खुद भी इतना इनकरेज हुआ है ना, एज वेल एज जो द बॉस बट एज अ रोल मॉडल के तौर पे इनकरेज हुआ। ये दूसरों के साथ बात करने लगा, है ना। और किसी भी मैनेजर के लिए जो खुद को समझता है कि वो मार की तरह ही है, अपनी पोजीशन पावर नहीं, अथॉरिटी जो है वो वहाँ पे कुछ कमी है, तो ये इस तरीके की शिफ्ट ले सकता है। तो ये कुछ कहानी है। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का जो कहता है व्हेन EI ट्रम्प्स IQ। EI का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और IQ का मतलब जो है मैंने आपको बता दिया है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी कंपनीज और B स्कूल्स ये कहते हैं कि जो स्ट्रैटेजी होती है या एग्जीक्यूशन होता है एज सेपरेट बीस्ट, एंड देखिए बहुत सारे एविडेंस ये दिखाते हैं कि जो ये दोनों में आप डिवाइड ला रहे हो ना, वो तो समझ लीजिए ज़्यादा दिक्कती है ना। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग रीजनिंग समझते हैं ना, लोग रीजनिंग को समझते हैं कि ये बहुत ही हाई लेवल एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है ब्रेन का, और टैक्टिकल थॉट जो होते हैं वो अपनी मर्जी से सोच समझ के आते हैं, लोअर लेवल एक्टिविटी होती है। बट दोनों ही तरह की जो थिंकिंग होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक दूसरे से, समझिए। कहते हैं ना कि टैक्टिकल थॉट जो है वो लो लेवल एक्टिविटी है और हाई लेवल एक्टिविटी क्या है, रीजनिंग, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत तरीके से दोनों ही आपस में लिंक हैं, बहुत दोनों ही मिलके सोशल इमोशनल रीजनिंग को क्रिएट करती हैं। खासकर हमारे दिमाग जो है वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक थिंकर्स अडेप्ट करते हैं इस बात को समझिएगा मोटे मोटे तौर पे कि जो स्ट्रैटेजिक थॉट हैं उनमें बदलाव आएगा एटलीस्ट एज मच इमोशनल इंटेलिजेंस एज इट डज IQ। अब यहाँ पे देखिए ब्रेन के भी 2 एरिया हैं, है ना। जो एरिया लोगों के, यहाँ पे देखिए ब्रेन का फोटो जो है लगा है, ओके यहाँ पे समझते हैं, है ना, वैसे वो तो नहीं है, इसमें समझते हैं। देखिए ब्रेन का जो एरिया हमारे स्ट्रैटेजिक
ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी समझिए, हमारे स्ट्रैटेजिक थॉट्स से रिलेटेड होता है। इसे हम लोग कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। एक मिनट मैं यार आपको ये चीज़ बता देती हूँ। ये सपोज करिए कि ये है किसी का मुंह, ठीक, और ये है यहाँ पे समझ लीजिए ब्रेन का एरिया। अरे यहीं पे मैं थोड़ा सा क्लियरली बता दूँ। अब यहाँ पे सपोज कि हम इसकी बात जब कर रहे हैं, तो अब ऐसे समझिएगा, लोग जो होते हैं वो जुड़े होते हैं स्ट्रैटेजी से विद रैशनल थिंकिंग, और दूसरे हाई लेवल फंक्शंस कौन कर रहा है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। देखिए, तो जो एरिया हमारे ब्रेन का इन सब से रिलेटेड है उसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और जाना जाता है ये अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन के काम के लिए। ये ह्यूमंस को अलाउ करता है कि वो एंटिसिपेशन, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, प्रोबेबिलिटी एसेस करना, रिस्क अप्रेजल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए। ठीक, अब जो एबिलिटीज़ मदद करती हैं मैनेजर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हालांकि जब इस बात पे एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिन किया गया इन बात को, तो देखा गया कि जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मर्स थे सैंपल के अंदर, तो इसमें ये देखा कि जो है सिग्निफिकेंटली कम न्यूट्रल एक्टिविटी देखने को मिली इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर। जो बढ़िया परफॉर्मर्स थे उनके दिमाग के अंदर, ठीक है, थोड़ी कम न्यूट्रल कह रही हूँ मैं, न्यूरल एक्टिविटीज़ जो है, न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो इस जगह पे कम देखने को मिली जब सही से देखा गया, और उन लोगों को देखा गया जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू उन सारे एरियाज जो कि गट रिस्पॉन्सेस से रिलेटेड थे, एम्पैथी से रिलेटेड थे, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थे। तो वहाँ कंपैरेटिवली देखा गया कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी कंपैरेटिवली टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के। तो अब ये सब जो गट रिस्पॉन्स है, एम्पैथी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये किससे रिलेटेड है? ये है इंसुला से। इंसुला जो कि यहाँ पे है द एंटीरियर सिंगुलेट कहते हैं इसको, मैं भी डायग्राम से भी बता दूंगी आपको, सिंगुलेट कॉर्टेक्स भी कहते हैं। अब इसको अगर देखो, जो काम करता है ना वो जो आपके इसका जो फंक्शन है वो डाउन प्लेड है, वाइल रीजन्स जो भी आपके अनकॉन्शियस इमोशनल प्रोसेस होती है ना, ये फ्रीली जो है प्रोसेस होती है यहाँ पे। अब इसको भी यहाँ पे देख लीजिए, सपोज करिए कि ये एक व्यक्ति है, अरे ये नाक वाक पे ना जाइएगा, ठीक है बड़ा ही ख़राब व्यक्ति बना है। तो अब इसका जो दिमाग है, इस दिमाग के अंदर एक ऐसा एरिया है सपोज, ठीक है, बट जो बेस्ट स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं वो यहाँ पे दिखा, ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन ये लिंक था इमोशन इंस्टीट्यूशन के साथ में, और इनका नर्वस सिस्टम जो है वो रैशनल थॉट को दबा रहा था और फ्री, ताकि जो है एरियाज वो सारे फ्री कर सके वो आराम से। देखिए, अब यहाँ पे देखा गया कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर थे, उनकी जो टैक्टिकल रीजनिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ इंसुला पे नहीं रिलाई कर रही थी, मतलब इमोशनल प्रोसेस पे नहीं कर रही थी, और जो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स था, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना, जो ज़रूरी होता है नई चॉइसेस के लिए, है ना, पास्ट के आउटकम के बेसिस पे एक्सेस करता है ना, ये नई चॉइसेस लेकर आता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम देखते हैं कि What's more, the strongest performer tactical reasoning relied not only on the insula and the anterior cingulate cortex. इसके अंदर से ये तो चीज़ें थी बट इसके अंदर वो पार्ट भी ब्रेन का था जिसे हम लोग सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हम कहते हैं सुपीरियर, यहाँ देखते चाहिएगा, ये तो था ही था, है ना, वो तो था ही था। इसके अलावा इन लोगों के अंदर हमारे ब्रेन का ये हिस्सा भी बढ़िया काम कर रहा था। ये किस लिए काम करता है? सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस ये एसोसिएटेड है पार्सिंग सेंसरी स्टिमुलाई और एंटिसिपेट करने के लिए दूसरे के थॉट को, इमोशन को। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप समझोगे ना कि किस तरीके का एक्शन प्लान जो है वो लिया जाए, वर्कर्स के दिया जाए, है ना, विद इम्प्लीमेंटिंग देम, तो उसके लिए तो इस सारा ब्रेन का इस तरीके से काम हो रहा है
ऐसे व्यक्तियों में जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें ये सभी चीज़ काम कर रहे हैं। हालांकि देखिए, जब हम आईक्यू की बात करते हैं तो आईक्यू तो ज़रूरी है रीजनिंग के लिए, है ना, वैल्यूएबल चीज़ है, चाहे स्ट्रैटेजिक बात करें चाहे टेक्निकल थिंकिंग करें। बट ये बात तो एकदम क्लियर है कि मैनेजर्स अपने ब्रेन प्रोसेस का उपयोग करते हैं हर तरीके के यहाँ पे, ताकि बेटर से बेटर स्ट्रैटेजी बनाएं। ठीक है, कंपनी हो चाहे वर्किंग प्लेस हो, जब इस बात को रियलाइज़ करती है ना, तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन करती हैं जो बहुत ही सबको होलिस्टिकली होता है, सब कुछ ध्यान में रख के होता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट साथियों। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप से लेके फेसबुक तक के हर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।